आप जानते ही होंगे यह वो देश है जिसने के पॉप, के ड्रामा, के फूड और ऐसी कई ट्रेंड्स दिए हैं जो पूरी दुनिया में छा गए हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यह पूरा देश धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिना युद्ध, बिना महामारी, बिना किसी धमाके के, तो क्या आप यकीन करेंगे? दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे तेज इंटरनेट और सबसे अमीर देशों में से एक है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह भी हो रहा है। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ अब लोग बच्चे पैदा करना ही नहीं चाहते। हालात इतने गंभीर है कि सरकार खुद लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए पैसे दे रही है। कुछ कंपनियां तो एक बच्चे के लिए $75,000 यानी करीब 62 लाख रुपए देने को तैयार है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी सारी सुविधाओं, पैसों और सपोर्ट के बावजूद भी लोग बच्चे नहीं चाहते। स्कूल बंद हो रहे हैं, प्लेग्राउंड खाली है और नर्सिंग होम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 100 औरतों में भी 100 बच्चे नहीं, सिर्फ 70 बच्चे हो रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ दशकों में यह देश लगभग नक्शे से मिट जाएगा। तो सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? असल सवाल यह है, लोग बच्चे पैदा करना क्यों नहीं चाहते? साउथ कोरिया जल्दी हर जगह से बिखरना शुरू होने वाला है, चाहे वो डेमोग्राफिकली हो, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो या फिर मिलिट्री के नजरिए से। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों से यह देश एक ऐसे फर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। फर्टिलिटी क्राइसिस का मतलब है कि लोगों में बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो रही है, जैसा मानव इतिहास में पहला कभी नहीं देखा गया। 2060 तक यह साउथ कोरिया जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं, उसका वजूद ही मिट जाएगा। आखिर ये पतन कैसा दिखेगा और इसे रोकना नामुमकिन क्यों हो गया है? देखिए, किसी भी पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए वहाँ का फर्टिलिटी रेट लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला होना चाहिए। 1950 के दशक में साउथ कोरिया में महिलाएं औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। 1980 के दशक में यह रेट गिरकर 2 से नीचे आ गया है और 2023 में यह गिरकर 0.72 पर आ गया है, जो इतिहास में रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे कम नंबर है। सियोल में तो हालत और भी डरावनी है, जहाँ ये रेट गिरकर 0.55 के आसपास है। इसका मतलब है कि औसतन यहाँ की आधी महिलाएं को बच्चा प्लान नहीं करेंगी और बाकी आधी सिर्फ एक बच्चे को जन्म देंगी। रियल वर्ल्ड में इन नंबर्स का क्या मतलब है, जरा सोचिए। अगर फर्टिलिटी रेट ऐसा ही रहा और आज के 100 साउथ कोरियंस के पास सिर्फ 36 बच्चे होंगे, जब वे बच्चे बड़े होंगे तो उनके पास कुल 13 बच्चे होंगे और उनके पास आने वाली जनरेशन में सिर्फ 5 बच्चे रह जाएंगे। अगर हम आज के साउथ कोरिया के पॉपुलेशन पिरामिड को देखो तो यह डर बिल्कुल सच लगता है। पिछले 4 दशकों से यह देश रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे आ रहा था, लेकिन इसके नतीजे अब तक छिपे हुए थे। आज साउथ कोरिया की पॉपुलेशन अपने पीक पर है, इसकी वर्कफोर्स और जीडीपी भी ग्रो कर रही है। साउथ कोरिया अब तक उस टक्कर पर सामना कर रही है। चलिए थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं और 35 साल आगे चलते हैं, सीधे 2060 में, और देखते हैं तब यह देश कैसा दिखाई देगा। जब बात डेमोग्राफिक्स की आती है तो हम अक्सर यूएन के प्रोजेक्शंस पर भरोसा करते हैं। वे 3 सिचुएशन से ही बताते हैं, लो, मीडियम और हाई फर्टिलिटी। सिर्फ 2022 और 2023 के बीच ही साउथ कोरिया में फर्टिलिटी रेट 8% और गिर गया है। इसलिए हम अब लेटेस्ट लो फर्टिलिटी सिनेरियो का यूज करेंगे, जो पिछले कुछ सालों में से सबसे एक्यूरेट साबित हुआ है। बस इतना याद रखिए कि हम अभी भी प्रोजेक्शंस यानी अनुमानों की बात कर रहे हैं और फ्यूचर अभी भी काफी दूर है। ओके, तो चलिए देखते हैं। 2060 में साउथ कोरियन का पॉपुलेशन पिरामिड कुछ ऐसा देखेगा। वहाँ की पॉपुलेशन 30% तक सिकुड़ चुकी होगी, यानी सिर्फ 35 सालों में 1.6 करोड़ साउथ कोरियंस गायब हो चुके होंगे और ये मानव इतिहास का सबसे बूढ़ा देश बन जाएगा। हर 2 में से एक साउथ कोरियन की उम्र 65 साल से ज्यादा होगी। 25 साल से कम उम्र के लोग 10 में से एक भी नहीं होंगे और छोटे बच्चे 100 में से शायद सिर्फ एक। जरा इमेजिन करिए एक देश में आँख खोलना जहाँ गलियों में अजीब से सन्नाटा है, कोई बच्चे खेलते हुए नहीं दिख रहे हैं, पूरे के पूरे शहर वीरान हो चुके हैं, या तो वे अकेले रह रहे या फिर खचाखच भरे हुए रिटायरमेंट होम्स में हैं और बहुत थोड़े से लोग बस जैसे तैसे इन सोसाइटी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बहुत कुछ परिणाम हो सकते हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स यानी महंगाई और बेरोजगारी के कारण देश आर्थिक पतन की ओर बढ़ रहा है। 2023 में 65 साल से ऊपर के 40% साउथ कोरियंस गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे, जो अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। लेकिन 2060 में यह नंबर शायद हमें अच्छा लगने लगे। आज साउथ कोरिया के पास दुनिया के सबसे बड़े पेंशन फंड्स में से एक है, जिसकी वैल्यू करीब 73,000 करोड़ डॉलर है। लेकिन प्रोजेक्शंस ये है कि 2040 में यह बढ़ना बंद हो जाएगा और 2050 तक पूरी तरह खाली हो जाएगा। तो 2060 में पेंशन का पूरा भार वर्किंग पॉपुलेशन पर आ जाएगा। लेकिन अगर हम यह मान लें कि 2060 में 15 साल से ऊपर का हर एक साउथ कोरिया काम कर रहा है, तब भी वह एक सीनियर सिटीजन के लिए एक वर्कर भी पूरा नहीं होगा। वर्कर्स इतना भारी खर्च नहीं उठा पाएंगे। नतीजा ना सिर्फ बुजुर्गों में गरीबी बहुत आम हो जाएगी, बल्कि बहुत बड़े हिस्से को मजबूरी में बुढ़ापे में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक मुसीबत है, हो सकता है उन्हें काम ही ना मिले, क्योंकि 2060 तक शायद साउथ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। आज साउथ कोरिया में करीब 3.7 करोड़ वर्किंग एज के लोग हैं, जो 1.7 करोड़ की डॉलर की जीडीपी जनरेट करते हैं। लेकिन 2060 तक यह वर्कफोर्स घटकर आधे से भी कम यानी 3.7
2.7 करोड़ से 1.7 करोड़ रह जाएगी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी हाई होगी और हर इंसान आज के मुकाबले शायद ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम ये मान ले कि प्रोडक्टिविटी भी उसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी जो हमने पिछले दशकों में देखी है, तब भी साउथ कोरिया की जीडीपी 2040 में पीक कर जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें तो साउथ कोरिया परमानेंट इकोनॉमी रेजिजेशन यानी कि ऐसी स्थायी आर्थिक मंदी जिसमें देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक धीमी रहती है और लोग लगातार कम कमाई करते हैं। इकोनॉमी का एक और बड़ा फैक्टर है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। यह वो एरियाज हैं जहां बड़े बदलाव आमतौर पर यंग लोग और मिडिल एज लोग ही लाते हैं। यंग लोगों के पास फ्रेश आइडियाज होते हैं जो सोसाइटी की वेल्थ बढ़ाते हैं, लेकिन काम करने वाले लोग कम होने का सीधा मतलब है सरकार के लिए बहुत कम टैक्स। सरकार बुरी तरह फंस जाएगी। एक तरफ उसे आधी आबादी का ख्याल रखना होगा, सीनियर सिटीजन्स है, जो दूसरी तरफ उसे अपनी इनकम घटती हुई दिखेगी। मजबूरी में सरकार को हॉस्पिटल या सोशल बेनिफिट जैसे जरूरी सर्विसेज को बंद करना पड़ेगा, यानी उसमें कटौती करनी पड़ेगी। और क्योंकि सर्विसेज तभी काम करता है जब उसे यूज करने वाले लोग ज्यादा हों, इसलिए छोटी कम्युनिटी को शायद छोड़ दिया जाएगा और जाहिर सी बात है फिर फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। यह सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन साउथ कोरिया की सोसाइटी और कल्चर के साथ जो होने वाला है वह शायद इससे भी बदतर होगा। आने वाले वक्त में सोसाइटी कैसे डेवलप होगी इस पर अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। आज भी करीब 20% कोरियन अकेले रहते हैं। इसके अलावा 20% लोग कहते हैं कि उनका कोई क्लोज फ्रेंड या रिश्तेदार नहीं है। 2060 तक 70 साल की उम्र की 50% साउथ कोरियंस का कोई भाई बहन नहीं होगा और 30% के पास अपने बच्चे नहीं होंगे। 25 से 35 साल के यंग लोग पॉपुलेशन का सिर्फ 5% हिस्सा होंगे और उनमें से ज्यादातर का कोई सिबलिंग नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है कि बुजुर्गों के पास लगभग कोई क्लोज फैमिली नहीं होगी और यंग लोग के पास भी ना के बराबर परिवार और बहुत कम दोस्त होंगे। खासकर बड़े शहरों के बाहर एक बहुत बड़े लेवल पर लोग अकेले रह जाएंगे। इसके ऊपर से साउथ कोरियन कल्चर शायद एक बहुत बड़ी गिरावट देखेगा। साल 2000 में 25 से 45 एज ग्रुप में 1.75 करोड़ लोग थे, जो पॉपुलेशन का 37%। यही वो जनरेशन थी जिसने हमें के पॉप, के ड्रामा, के फूड और ऐसे कई ट्रेंड्स दिए हैं जो पूरी दुनिया में छा गए हैं। लेकिन 2060 में इस एज ग्रुप में सिर्फ 56 लाख लोग बचेंगे, जो पॉपुलेशन का केवल 16% होंगे। कई कल्चर उसी से स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पुरानी जनरेशन को यंग लोग मिल ही नहीं रहे हैं जिन्हें वे अपनी विरासत सौंप सके। जैसे जैसे यंग लोग गायब होंगे कई परंपराएं मर जाएंगी। युवाओं के बिना साउथ कोरियन कल्चर की आत्मा सिकुड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। और अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो 2060 में बड़ा होना कैसा एक्सपीरियंस होगा। बुजुर्गों के देश में आखिर यूथ कल्चर कैसा होगा, जहाँ का यूनिवर्सिटीज, स्कूल और किंडरगार्टन्स वीरान पड़े हैं क्योंकि इनमें जान भरने के लिए बच्चे ही नहीं हैं। उनकी जॉब करने का नजरिया क्या होगा और वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी होगी। अगर यंग लोग अकेले नहीं रहना चाहेंगे तो वे सियोल या कुछ बड़े शहरों में सिमट कर रह जाएंगे, या साउथ कोरिया के लिए इससे ही बुरा यह होगा कि वे दूसरे देशों में चले जाएंगे। गाँव खत्म हो जाएंगे और ज्यादातर छोटे शहर घोस्ट टाउन्स बन जाएंगे। हम ये जापान में पहले ही देख चुके हैं, जहाँ ये रूरल एरियाज में करीब 1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस गायब हो जाएगा और कुदरत उस पर कब्जा कर लेगी। साउथ और नॉर्थ कोरिया टेक्निकली अभी भी वॉर पर है और बहुत नामुमकिन है कि 2060 में भी यही हालत ऐसी ही हो। क्या साउथ कोरिया का तब भी अफोर्ड कर पाएगा कि वे अपने यंग लड़कों को 18 महीने की मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए भेजे। आज 5% मर्द मिलिट्री में है, लेकिन 2060 में आज के नंबर्स को मैच करने के लिए उन्हें 15% की जरूरत पड़ेगी। ओके वेट, यह सब सुनकर बहुत भारी लग रहा है क्या? मान लेते हैं कि जादू से साउथ कोरिया का फर्टिलिटी रेट 3 गुना बढ़कर 2.1 बच्चों पर पहुंच जाए और वहीं टिक जाए। फिर भी 2060 में यह एक बैलर के ऊपर उल्टे पिरामिड जैसा दिखेगा और तब भी 65 साल से ऊपर के हर सीनियर के लिए सिर्फ 1.5 वर्किंग लोग ही बेस्ट होंगे। यानी बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो में भी रिकवर होने से पहले साउथ कोरिया को इस मुश्किल दौर से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी है। हाँ, सिचुएशन बहुत खराब है पर कम से कम लॉन्ग टर्म से रिकवरी पॉसिबल है। अगर साउथ कोरिया तेजी से ऐसे सामाजिक बदलाव आए जिससे वहाँ के लोग फिर से बच्चा पैदा करते रहे। 2024 में 9 सालों में पहली बार जन्म दर बढ़ेगी, 2023 के मुकाबले 3% ज्यादा। लेकिन ये सिलसिला जारी रखने के लिए साउथ कोरिया को हकीकत का सामना करना होगा। बड़े शहरों में रियल एस्टेट ज्यादातर लोगों की पहुँच से बिल्कुल बाहर है। एजुकेशन का खर्चा आसमान छू रहा है क्योंकि अगर बच्चों को किसी हाई कॉलेज में भेजना है तो फैमिलीज को महंगी प्राइवेट लाइसेंस के लिए पे करना पड़ता है। और ये सब तब हो रहा है जब साउथ कोरिया फैमिलीज बेनिफिट्स पर बाकी अमीर देशों के मुकाबले कम खर्च करता है। वहाँ के पुराने ख्यालात हालात को और भी बिगाड़ देते हैं। अगर किसी कपल को फैमिली स्टार्ट करनी है तो शादी करना लगभग मैंडेटरी है। 2023 में सिर्फ 4.7% बच्चों का जन्म अनमैरिड महिलाओं से हुआ। सभी डेवलप कंट्रीज में साउथ कोरिया मर्द घर के काम और बच्चों की देखभाल में सबसे कम हिस्सा बटाते हैं। इससे औरतों का काम पर बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाता है। वहाँ के हस्बैंड अपनी
वाइफ की हेल्प इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो परिवार को कमाने वाले मुख्य सदस्य होते हैं। जो परिवार का पालन पोषण करता है वही दूसरी तरफ उन पर अच्छा करियर बनाने का समाज का दबाव है। फैमिली शुरू करना या न करना एक पर्सनल डिसीजन है और ज्यादातर साउथ कोरियंस इसके खिलाफ फैसला ले रहे हैं। बॉटम लाइन यह है कि साउथ कोरियन ने यह एक ऐसा कल्चर बना दिया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी हौसला बढ़ाने वाला नहीं है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और 3D ब्रेन स्टूडियो फैमिली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।